बोलने से बदलेगा और आज हमारा विषय है नाबालिग मां को इजाजत। जी हां, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 28 हफ्ते की गर्भवती 14 साल की किशोरी की एबॉर्शन की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने ये माता पिता को अनुमति देते हुए इसकी बहुत सी संवेदनशील बातें इस दौरान कही। बच्ची की मां बनने की सूरत में पैदा होने वाली विकट स्थिति की ओर कोर्ट ने ध्यान दिलाया है। यकीनन कोर्ट का ये फैसला नजीर बन सकता है, लाखों जिंदगियों पर असर डाल सकता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आपके भी कोई इससे जुड़े हुए सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। और उससे पहले हम जबलपुर से एक रिपोर्ट देखते हैं हाईकोर्ट के इस फैसले पर। हमारे सहयोगी संजीव चौधरी ने जबलपुर में कुछ लोगों से बातचीत की, गायनेकोलॉजिस्ट से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। 14 वर्ष की एक छोटी सी अबोध बालिका के एक नज़दीकी रिश्तेदार ने उसके साथ रेप किया और अब वो 28 माह की गर्भवती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसके गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी है। लेकिन आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि ये कितना खतरनाक है, क्या होना चाहिए और आखिर ये परिस्थितियाँ ना बने। तो हमारे साथ डॉक्टर दिशा है। मैम, आप ये बताइए कि कितना खतरनाक है उसकी जीवन पे। देखिए, 14 साल में तो गर्भवती होनी ही नहीं चाहिए। तो 14 साल में तो अभी एडल्टहुड ही अचीव नहीं हुआ है। तो जो बच्चे का मतलब माँ का वज़न है 14 साल की उम्र में, वो तो बचपने का है। तो वो सपोर्ट ही कैसे करेगा प्रेगनेंसी? तो उसका तो हीमोडायनामिक्स ही बदला हुआ है। तो वो फुल टर्म प्रेगनेंसी तो जा ही नहीं सकती। वो मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से, दोनों ही तौर से गर्भवती बनने के लिए सक्षम ही नहीं है इस टाइम पे। तो जी मैम, ये कितना अगर अब कोर्ट ने ये बोला है कि उसका गर्भपात कराया जाना चाहिए, कितना खतरनाक है उस बेटी के लिए? जैसा कि डॉक्टर दिशा मैम ने बताया कि अभी वो मानसिक और शारीरिक तौर से प्रिपेयर्ड नहीं है कंसीव करने के लिए और प्रेग्नेंट होने के लिए। अगर हम उनका गर्भपात करते हैं तो नेचुरली वो या नॉर्मल डिलीवर ही उसको कराना पड़ेगा या फिर अपन सीज़र तो अभी नहीं सोचेंगे, उसको नॉर्मल डिलीवरी। तो ऐसे में अपन जो डिलीवरी के बाद एक हमारा बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है पीपीएच, उसके लिए जिसमें अत्यधिक खून का प्रसाव होना, इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रोन है क्योंकि उसकी बॉडी जो है अभी वो सपोर्ट नहीं करेगी ये सारे चेंजेस को। तो एक ये कॉम्प्लिकेशन से अपने को जूझना पड़ सकता है उस केस में। उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ, जिससे क्योंकि उसमें जान को डेफिनेटली खतरा होगा ही। डॉक्टर मानिक पानसे हैं, जबलपुर के बहुत सीनियर डॉक्टर। आप ये बताइए मैडम कि ऐसी परिस्थितियां ना आए, अगर आ जाती हैं तो क्या करना चाहिए माँ बाप को? और आप लोग तो इस विषय में भी बहुत काम करते कि ऐसी परिस्थितियां ना आए तो क्या करना चाहिए अगर कभी ऐसी गर्भवती कोई बेटी होती है, और उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि 14 साल की लड़की का उसकी माँ ने कैलेंडर रखना चाहिए। उसको कब माहवारी आ रही है, कब नहीं आ रही है। पहली बात तो उसको 28 हफ्ते तक जाने ही नहीं देना चाहिए। और इतनी छोटी लड़की का अगर पेट बढ़ रहा है, माँ जिसने ये खुद सहा है उसको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं माँ की गलती बोलूँगी इसमें। गलती नहीं, उसने अपनी लड़की को बताया नहीं। हमारी एक संस्था है फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी जबलपुर ब्रांच है, जॉक्स, जिसकी मैं लास्ट ईयर प्रेसिडेंट थी। तो हम लोगों ने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उनको गुड टच, बैड टच, मेंसेस के बारे में बताया। और महिलाओं में ना, छोटी से छोटी महिलाओं में, लड़की या महिलाओं में एक अलग ही इंद्रिय होती है जो दिखती नहीं है। उसको अंदर से पता लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। तो इस चीज़ को मतलब लड़कियों को सिखाना चाहिए हमको, जिसको कि हम गुड टच और बैड टच कहते हैं, कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को न छुआ जाए, या उसे मतलब इस तरह देखता है, या उसके कपड़े कोई, या उसको किस करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। टीचर्स, माँ, डॉक्टर्स
सबका ये काम है। तो जैसा डॉक्टर मानिक पांसे बता रही हैं कि इससे बचने का एक ही उपाय है कि बच्चों को स्कूल में ही एक सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए और घर में काउंसलिंग की जानी चाहिए। मदर को भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठ गया है, तभी उसके जीवन की, उसके परिवार की और समाज की रक्षा हो सकेगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शिवांगी सचदेव गौर हमारे साथ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शोभा शर्मा हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। मानसी जैन वकील हमारे साथ हैं। अंशु गुप्ता सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का शुक्रिया, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। पहला सवाल सीधे तौर पर मेरा डॉक्टर शिवांगी आपसे है। ऐसे में बच्ची के लिए कितना 28 मंथ्स की बच्ची प्रेग्नेंट है और 14 साल बच्ची की उम्र इतनी कम है, ये वो स्टेज होता है जब एबॉर्शन अगर इतनी कम एज में बच्ची का कराया जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ थ्रेटनिंग होती है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। कितनी बड़ी चुनौती एक डॉक्टर के लिए ऐसे वक्त में होती है? डॉक्टर शिवांगी आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं। सॉरी, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। 12 हफ्ते के बाद जब कोई भी गर्भपात किया जाता है तो ये नियम है, ये एक लॉ है कि एक नहीं बल्कि 2 गायनेकोलॉजिस्ट जब तक साइन नहीं करेंगे, अप्रूव नहीं करेंगे, 2 गायनेकोलॉजिस्ट आपको एक्सपर्ट्स चाहिए उस अबॉर्शन को कराने के लिए। और 24 हफ्ते के बाद ये काफी डेंजरस होता है, इसीलिए कोर्ट ने जो लॉ बनाया है वो ये है कि एक पूरा बोर्ड बैठेगा और बोर्ड में सारे डॉक्टरों का ओपिनियन लिया जाएगा, सारा केस स्टडी किया जाएगा और फिर उसके बाद परमिशन दी जाएगी। ये इसीलिए बनाया गया है कि 12 हफ्ते के बाद हम जो डीएनई, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन उससे नहीं कर सकते, ये एक नॉर्मल डिलीवरी के जैसे होता है। एक 14 साल की लड़की का जो नीचे पेल्विस होता है वो इतना छोटा होता है कि वो बच्चे को सपोर्ट ही नहीं कर सकता। ये बच्चा अगर आप नॉर्मल डिलीवरी जैसे करेंगे तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है, उनको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन जो पूरे शरीर में फैल सकता है, ब्लड प्रेशर की रिस्क की वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। अगर ये इन्फेक्शन बच्चेदानी में ऊपर तक फैल गया, एंडोमेट्राइटिस और ट्यूब्स तक पहुंच गया, तो आगे उसे बांझपन या इनफर्टिलिटी का फेस करना पड़ सकता है, जो उसकी लाइफ, मेंटल हेल्थ के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों बहुत खतरनाक है। यही नहीं, आप सोचिए 14 साल की सिर्फ बच्ची, उसका स्कूल डिसरप्ट होगा, तब उसके जो मेंटल प्रेशर पड़ता है बच्चों पे, उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जनरली इतनी कम उम्र में अनीमिया होता है और खून की कमी होती है, बहुत आसानी से ब्लीडिंग और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो हर तरफ से इन बच्चियों को रिस्क होता है। बट अगर आप उसे कंपेयर करें कि पूरा 9 महीने वो बच्ची प्रेगनेंसी कैरी करे और डिलीवरी करे, तो उससे और भी ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो ये माननीय कोर्ट का बहुत ही जरूरी, बहुत ही एसेंशियल एक फैसला है, जिसने इस बच्ची की जान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिसीजन लिया है कि उसे परमिशन दी है कि ये बच्चा हम टर्मिनेट कर सकें, अबॉर्ट कर दे। डॉक्टर शोभा, जिस तरीके से डॉक्टर शिवांगी कह रही हैं, उन्होंने पूरी एक से लेकर आखिर तक वो सारी चीजें गिनवाई कि इस एज में पहली बार तो 28 मंथ तक, जिस तरीके से सप्ताह का, माफ कीजिएगा 28 वीक का आप प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर शोभा, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से शिवानी ने कहा कि बहुत खतरनाक ही हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने ये भी साफ कहा कि अगर इतनी कम उम्र में बच्चा डिलीवर होता है तो आगे बच्ची के लिए कितना नुकसानदायक है, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, और वो बच्ची की जान के लिए भी खतरा हो सकता है। इतनी कम उम्र में अगर एक बच्चा डिलीवर करती है, तो ऐसे में आगे कितनी चुनौतियां ऐसे मामलों में होती हैं, किस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं? ये जो सिचुएशन होती है, जो ये जो सिनेरियो है, एक बाद में पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को भी लीड करता है, क्योंकि किसी भी घटना के बाद अगर पेशेंट को या किसी भी पर्सन को बहुत एंजाइटी, ऑब्वियसली वो हो सकता है बच्ची
की भी स्टेजेस में जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो बॉडी का एक पार्ट है, कहीं ना कहीं वो उससे भी इमोशनली अटैच है। उसके बाद में उस एंजाइटी या फिर डिप्रेशन के लिए लीड हो सकता है। उसके मेंटली है, अगर हम फिजिकली भी देखें वो भी सारे इशू हो सकते हैं, आगे प्रेगनेंसी कैसी रहेगी। दूसरा, उसको उस चीज के लिए फियर भी रहेगा कहीं ना कहीं जब दोबारा प्रेग्नेंट होगी, क्योंकि जब जिसके साथ एक बार सिचुएशन हो जाती है और दूसरे टाइम पे भी वो पेन होता है। कई बार जो सेक्सुअल जो एक्टिविटीज होती है उससे भी लोग विड्रॉल कर लेते हैं अपने जी आप को, क्योंकि जी वो चीज को सहन किया है। तो साइड हेल्थ वो हो सकता है, लोग कितना उसको एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट उसकी सेल्फ एस्टीम भी लो हो सकती है, बहुत कॉन्फिडेंस भी लो हो सकता है, सोसाइटी में उसको कैसे आंसरेबल होगा। तो बहुत सारे मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली उसकी अफेक्ट होनी ही होनी है। जी। मानसी जैन, आप एक वकील हैं, आपसे अगर मैं कानूनी तौर पर ये समझना चाहूँ, अगर ऐसे केसेस में बच्चे के माता पिता की सहमति कितनी ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है, अगर हम इसको कानूनी भाषा में समझना चाहें तो? जी बिल्कुल, कानूनी भाषा में जितने भी माइनर होते हैं, उनके लिए सबसे पहले माता-पिता की जो मौजूदगी है, परमिशन है, वो काम आती है जी और उसके बिना कोई भी स्टेप आगे नहीं लिया जा सकता। जैसे कि ये फैसला जो है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में गर्भपात के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी एक्ट के नियम हैं, जो एक सीमित अवधि तक गर्भपात की अनुमति देते हैं, जो अधिकतम 24 हफ्ते तक होती है। ठीक। लेकिन यहाँ पर 28 हफ्ते की है। तो माता-पिता की मंजूरी बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसी फैसले का एक और पहलू यह भी है कि हाईकोर्ट ने फीटस के रक्षण के आदेश की भी बात की है, जो इसलिए किया गया है ताकि डीएनए जा सके और कानूनी कार्रवाई आगे की जा सके। जी तो ये फैसला के दोनों आप पहलू देख सकते हैं, अच्छे और बुरे, लेकिन एक मासूम जीवन की सुरक्षा के लिए और अधिकारों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, बल्कि ये नारियों की मान मानसी, अंशु गुप्ता, अगर ऐसे केसेस में इतनी कम उम्र में बच्ची का जिस तरीके से अबॉर्शन, उसकी लाइफ को ध्यान में रखते हुए, उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का ये फैसला है, अब ऐसे में अबॉर्शन के बाद जिस तरीके का फेज इतनी कम उम्र में बच्ची फेस करेगी, उसके लिए क्योंकि मेंटली तौर पर बहुत एक बड़ा ट्रॉमा ऐसी सिचुएशन में होता है, किस तरीके की सपोर्ट की इतनी कम उम्र में एक बच्ची को आवश्यकता होती है? देखिए, ये बहुत ही मानवीय पहलुओं के साथ हम अगर इसको देखें और बहुत संवेदनशीलता के साथ इसको देखें, तो डेफिनेटली उस बच्ची के मन, मस्तिष्क और उसके शरीर पे जो आघात हुआ है वो बहुत उसकी पीड़ा तो हम समझ ही नहीं सकते। पर हाँ, है कि अब उसके बाद के जो चीजें हैं उसमें सबसे पहले तो परिवार को बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही इमोशनली सपोर्टिव तरीके से उसका साथ हमेशा हर पल, चाहे वो शारीरिक तौर पे, क्योंकि वो अब देखिए ना, उस बच्ची की परिस्थिति देखिए कि वो मतलब एक नॉर्मल डिलीवरी भी होगी उसके बाद, क्योंकि उसका शरीर उतना डेवलप नहीं है, वो किस तरह की चीजें, अभी तो फ्यूचर कैन नॉट बी सीन, अब क्या क्या उसको इसके दुष्परिणाम होंगे ये अभी किसी को नहीं पता है। तो इस सबसे बड़ा तो उसके परिवार वालों का, उसकी स्पेशली उसकी माँ का बहुत बड़ा उसको सपोर्ट होना चाहिए। साथ ही सोसाइटी, हमारे जो समाज है, उसको बहुत खुले मन से, बहुत पवित्रता के साथ इस चीज को देखना चाहिए कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, ये तो हम सबके लिए बहुत ही एक ऐसी चीज है, एक दंश है, एक शूल है जो हम सभी के दिलों पे लगा है। और ये जो केस इस तरह के होते हैं सोसाइटी में, ये हम सबके लिए बहुत शर्मनाक होते हैं। तो हमारे पूरे समाज को भी अब उस बच्ची को बहुत ही प्यार के साथ, संवेदनाओं के साथ, मोटिवेशन के साथ आगे उसकी भविष्य के लिए तैयार होना चाहिए कि उस बच्ची को अब हम इन सारे ट्रॉमाओं से कैसे निकालें, इसके भविष्य निर्माण के लिए क्या अच्छा हम कर पाएं, इसके फ्यूचर अपलिफ्टमेंट के लिए, इसके आगे जो शारीरिक क्षति हुई है उसके लिए हम सब किस तरह से पूरे सबको समग्रता के साथ, सारी सोसाइटी को, सारे परिवार को और सभी को मिलके इसका साथ देना होगा। और ऐसे जो भी केस होते हैं, मैं तो कहती हूँ कि किसी को भी नेगेटिविटी के साथ उस बच्ची को कुछ ना कहते हुए, उसके सपोर्ट में सबको खड़े होते हुए उसके आगे के जीवन के लिए
बहुत अच्छा सुनहरे भविष्य की गणना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर शिवानी, बच्चे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ऐसे में ज़रूरत होगी, और घर से बेहतर शुरुआत घर से ही होगी, एक माँ से होगी। यहाँ पर देखा तो ये क्या, देखिए 28 हफ्ते तक प्रेगनेंसी पहुँच गई, थोड़ी सी लापरवाही तो हुई माँ से भी, क्योंकि ऐसे केसेस में जैसा कि आपने भी बताया था कि या तो शुरुआत में ही अबॉर्शन करा दिया जाए, इतनी आगे तक स्थिति बढ़ गई। ऐसे में बच्ची को अगर हम उसकी माँ की तरफ से, घर के एक सपोर्ट सिस्टम की तरफ से कितने ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, हेल्थ के तौर पर भी और मानसिक भावनात्मक तौर पर भी? आपने बिल्कुल सही कहा कि कितने आगे तक प्रेगनेंसी प्रोग्रेस हो गई। बट इसमें मैं एक पॉइंट जरूर कहना चाहूंगी कि 12 साल या 13 साल पे जब माहवारी शुरू होती है, पहले 2 या 3 साल ऐसा जरूरी नहीं है कि हर महीने माहवारी आए। कभी कभी किशोरियों में, बच्चों में हम देखते हैं कि माहवारी हर महीने नहीं आती, हो सकता है 2 महीने में आए, 2.5 महीने में आए। और ये इनके साथ ही नहीं हुआ है, हम कितने केसेस देखते हैं कि जिसमें अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा कुछ हो जाए तो प्रेगनेंसी बहुत लेट ही डायग्नोज होती है। पर हाँ, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि 28 हफ्ते तो लेट से भी बहुत ज्यादा लेट हो गई है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा निग्लेक्ट तो इसमें सामने आया ही है। अब जब इनकी इस बच्ची की डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद शरीर को पूरा नॉर्मल आने में कम से कम 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, जब उन्हें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन्स की जरूरत होती है। ये घर वालों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि वो इतनी ट्रॉमेटाइज बच्ची होगी कि उसकी देखभाल करें, उसकी हेल्थ की देखभाल करें। उन्हें जो डॉक्टर ने 3 महीने 6 महीने की दवाइयां दी हैं, वो दवाई बिल्कुल समय पे ले, और 1 महीने के बाद जो उनका पोस्ट नेटल चेकअप होता है रेगुलर, वो चेकअप्स करवाएं। अगर उनके कोई ब्लड टेस्ट हैं वो सब करवाएं। तो ये जो 3 मंथ्स का टाइम है, ये बहुत क्रिटिकल टाइम माना जाता है कि डिलीवरी के बाद, इस अबॉर्शन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, कि उसकी आगे लाइफ में उसे शारीरिक तौर से हेल्प करे। जो 42 डेज, 6 हफ्ते का समय है, वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइम है, जिसमें सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एंडोमेट्राइटिस, पोस्टपार्टम हेमरेज, सल्पिंजाइटिस, आगे जाके सेप्टिसीमिया, किसी भी तरह की इन्फेक्शन या बीमारी हो सकती है। तो मैं मानती हूँ कि 3 महीने उन पे सोशल वर्कर और फैमिली दोनों को इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मानसिक तौर पे तो मतलब ये काफी लंबे टाइम तक उन्हें सपोर्ट की डेफिनेटली जरूरत है। जी, डॉक्टर शोभा शर्मा, ऐसे में बच्ची को अगर हम काउंसलिंग की, गाइडेंस की बात करें आफ्टर डिलीवरी, किस तरीके की काउंसलिंग बच्ची को अलग से दी जानी चाहिए ऐसे केसेस में? सबसे पहले तो उनको, उस बच्ची को सबसे ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। अभी सबसे पहले इमोशनली कहीं ना कहीं उसको एम्पैथाइज होना हमें पड़ेगा, ठीक है, ताकि कि हम लोग आपके साथ हैं। क्योंकि पोस्टपार्टम में कई बार क्या होता है, डिप्रेशन भी होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्योंकि बेबी तो उसको मिलना है नहीं, तो इमोशनल अटैचमेंट, ये सारे इश्यूज होते हैं। सबसे पहले उसको इमोशनल सपोर्ट। अगर वो एंजाइटी या डिप्रेशन कुछ है, उसमें सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, वो ज्यादा सक्सेसफुल होती है। कई बार सिचुएशन में क्या होता है कि इस तरह की जो पर्सन होते हैं वो गिल्ट में भी होते हैं, कहीं ना कहीं गिल्ट रहता है, हमने ऐसी सिचुएशन में गए क्यों, काश हमने ये चीज जज कर ली होती या हमने उसे बता दी होती। तो लोग सेल्फ हार्म बिहेवियर तक पहुंच जाते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट के भी कई बार चांसेस बन जाते हैं। ऐसी कंडीशन में फैमिली प्लस साइकोलॉजिस्ट और उसके अलावा सोशल सपोर्ट की भी बहुत जरूरत होती है। वांटेड ये सब सारी चीजें हुई, जस्ट गॉन थ्रू, आप ऐसे स्ट्रेस के अपने ड्यूरेशन में ऐसे टाइम स्पेंड किया है, चीज की एक नई शुरुआत होती है। फील द ऑल दीज थिंग्स के साथ है, वो टाइम था, लेकिन उससे आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, और आपको लाइफ की स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। ऐसे बार हो गई तो सिचुएशन लाइफ पूरी ही सारी खराब रहेगी। इस चीज के लिए जो वो सारी चीजें हमें बतानी होगी। ऑब्वियसली काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, फैमिली प्लस यस, उसके साथ साथ प्लस फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी,
मानसी जैन, अगर मैं ये जानना चाहूँ, ऐसे केसेस में मान लीजिए बच्चा बाद में, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी बच्ची की होती है, तो अगर आगे जाकर परिवार बच्चे को पालना चाहे तो इसके लिए क्या कानूनी पेचीदगियां सामने आती हैं या प्रोसीजर आसान इसके लिए होता है? जी बिल्कुल, इसमें भी आपको आगे जाके बहुत सारी कोर्ट परमिशंस लगती हैं, क्योंकि जो बच्चा है वो एक माइनर अगर चाहे भी कि वो आगे बच्चे को पाल सकती है और कोर्ट में ऐसा क्लेम भी करे, तो भी उसकी मानसिक परिस्थितियां, उसकी फाइनेंशियल परिस्थितियां सभी को देखकर उसके बाद कोर्ट सोच सकता है, कहीं ना कहीं परमिट कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है जहां पर वो कहीं ना कहीं सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को देखकर बियॉन्ड द लॉ जा सकता है। अब इस केस में देखा जाए तो पहले हाई कोर्ट ने बहुत ही डिटेल्ड ऑर्डर दिया है इस केस का, जैसे कि सीएमएचओ को पहले रेफर किया गया कि जो चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर है वो जाने समझे कि बालिका की कैसी सिचुएशंस है, अगर लगता है कि वहां पर ठीक चीजें नहीं है तो वो किसी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेफर करने के भी आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं, ताकि इन सारी सिचुएशंस पे एक सही निर्णय लिया जा सके। तो हाई कोर्ट ऐसे कई बार और भी केसेस सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी पारित किए गए हैं, जहां कहीं ना कहीं चांसेस है परमिशन की, लेकिन उसका प्रोसीजर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं। जी मानसी, ऐसे केसेस में कई बार देखिए, पहले ये भी देखा गया है कि जो परिवार वाले ही होते हैं, जैसे कि इस केस में भी इतना आगे तक प्रेगनेंसी को बढ़ने दिया गया, परिवार वाले ही पीछे हटते हैं, वो नहीं चाहते हैं, चाहे बच्ची की उम्र कितनी भी कम क्यों ना हो, वो नहीं चाहते हैं कि बच्ची का अबॉर्शन किया जाए। ऐसे केसेस में क्या ये भी होता है, क्या ये संभव है कि अगर पेरेंट्स नहीं चाह रहे हैं तो भी बच्ची को हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला लिया जाए? जी नहीं, अगर माइनर है, बालिका किशोरी है, तो पेरेंट्स की परमिशन या परिवार में से किसी न किसी की परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं, माइनर है, मेरा सवाल मानसी यही है, अगर बच्ची माइनर है लेकिन परिवार वाले नहीं चाह रहे हैं। अब देखिए, इसमें भी कहीं ना कहीं 28 हफ्ते तक वो प्रेगनेंसी आगे बढ़ी है, अगर परिवार वालों की रजामंदी होती और इतने वो अवेयर होते तो शुरुआत में ही ऐसा कोई स्टेप उठा लिया गया होता। अगर ऐसा होता है तो क्या उनकी परमिशन के बिना, कानूनी तौर पर मैं समझना चाहती हूँ, ये होता है ऐसा? जी नहीं, परिवार वालों की परमिशन के बिना बच्ची को हम पूरी तरीके से उसकी चॉइस के हिसाब से नहीं दे सकते, बट फिर भी ये हाई कोर्ट का डिस्क्रिशन है। अगर मेडिकल हेल्थ रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं कि अबॉर्शन से पूरी तरीके से नुकसान होना है बच्ची का, तो फिर हाई कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पे काउंसलर्स की टीम के साथ, जो काउंसलर्स की टीम रिपोर्ट देती है, फिर वो डिसीजन दे सकता है। उसके बाद भी उसके बच्चे का जो पालन पोषण होगा वो फिर परिवार वालों के हाथ में नहीं होगा, ना ही वो बच्ची के हाथ में होगा। तो उसके लिए भी फिर कोर्ट एक अलग से आदेश जारी करेंगी कि कैसे जो बच्चा होने वाला है उसका पालन पोषण हो, ताकि उसका भी आगे का जीवन पर्याप्त तरीके से चल पाए। तो केवल बच्ची के चाहने से ये डिसीजन नहीं आ सकता, गार्जियन की बहुत ज्यादा जरूरत है परमिशन, बट बच्ची की हेल्थ चॉइसेस की रिपोर्ट्स अगर आती हैं कि अबॉर्शन से पूरी तरीके से उसकी हेल्थ को नुकसान होगा, तो कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से ये फैसला दे सकता है, और उसके आगे का भी पूरा डिसीजन कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। शिवानी, ऐसे केस में नॉर्मल डिलीवरी तो संभव नहीं है क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है, इसमें सिजेरियन ही होगा। बच्ची की जान के लिए कितना बड़ा खतरा ऐसे में है? ऐसे केस में जैसे बच्चा 28 हफ्ते का है और एक फुल टर्म प्रेगनेंसी को हम 40 हफ्ते मानते हैं, तो 28 हफ्ते में जनरली बच्चे का जो वजन होता है 1 किलो से या उसके आसपास या 700-800 ग्राम तक होता है। तो इस केस में नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, पॉसिबल है, और सबसे पहले डॉक्टर यही कोशिश करेंगे कि बिना कोई ऑपरेशन या कोई बड़ा सर्जरी किए हम नॉर्मल तरीके से ही ये डिलीवरी को अकम्प्लिश करें, मतलब उसको पूरी करें। जी, अगर तो बीच संभव में है नॉर्मल डिलीवरी भी? संभव है, बिल्कुल संभव है नॉर्मल डिलीवरी, बट उन्हें दवाइयां दी जाती हैं, अंदर एक जेल डाला जाता है और एक ड्रिप दी जाती है इंजेक्शन के थ्रू, जिससे दर्द को स्टिमुलेट किया जाता है। पर उसमें ये रिस्क होता है कि कहीं बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन हो गया और ज्यादा दर्द हो गया तो उससे यूट्रस रप्चर भी हो सकता है, जिसमें फिर इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़े, या उसमें हेमरेज हो सकता है जिससे इतना ब्लड लॉस हो कि उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। तो इसमें हर
तरह मैं देखूं, सिजेरियन डिलीवरी ऑपरेशन से करें उसमें भी कॉम्प्लिकेशन है, नॉर्मल में भी, बट हमेशा जब हम बैलेंस करते हैं तो जो नॉर्मल तरीका होता है उसमें थोड़ा रिस्क कम होता है। तो सबसे पहले वही कोशिश करते हैं कि अगर साइज छोटा है बच्चे का तो नॉर्मल हो जाए। बट जी। ये लड़की भी बहुत छोटी है, 14 साल की, तो उसका नीचे का जो पेल्विस हिस्सा है वो भी काफी छोटा है। तो ये तो जो ट्रीटिंग मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर हैं वही जांच करके डिसाइड कर पाएंगे। बट हाँ, इसमें ऑपरेशन का रिस्क भी काफी ज्यादा होता है और ऑपरेशन के बाद जो रिकवरी होती है उसमें भी ज्यादा टाइम लग सकता है और लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर के लिए पेट पे निशान और बच्चेदानी पे भी स्कार बढ़ गया तो उससे आगे जाके आगे की प्रेगनेंसी पे भी कुछ नुकसान या असर पड़ सकता है। मानसी, फाइनेंशियली तौर पर ऐसे केसेस में कितना सपोर्ट मिलता है? जिस तरीके से कोर्ट ने बच्ची के अबॉर्शन के लिए कहा है, फाइनेंशियल तौर पर बच्ची को कितना, परिवार को कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, फाइनेंशियल तौर पर अगर मैं बात करूं तो लीगल एड की सहायता से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। परिवार की जो भी इकोनॉमिक परिस्थितियां होंगी उसको देखकर उस हिसाब से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो ऐसे सिचुएशंस में बच्चियों की मदद करते हैं पूरी तरीके से फाइनेंशियली। तो उनकी भी मदद ले सकते हैं जो बच्ची के परिवार वाले हैं। और कोर्ट में जो लीगल एड डिपार्टमेंट है वो भी उन्हें ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को रेफर कर सकता है और अपने और से जो वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता है वो डिपेंड करता है कि बालिका की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसके हिसाब से वो लोग डिसीजन लेंगे। अंशु, जैसा कि मानसी बता रही हैं कि बहुत सारे एनजीओज होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही होती हैं, लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि जिस परिवार में कोई बच्ची इस तरीके से परेशान होती है, किसी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो गया होता है, बहुत अवेयर कुछ चीज़ों को लेकर नहीं होते हैं, उन्हें नहीं जानकारी होती है कहाँ क्या करें, किसके पास मदद के लिए जाएं। ऐसे में अगर किसी को अप्रोच करना है, ऐसे किसी परिवार को, तो सबसे इजी तरीका क्या है और कहाँ पर वो मदद के लिए जाकर नॉक कर सकते हैं? देखिए, सबसे आजकल तो हर गांव शहर सब जगह हमारी जो पुलिस है वो सहायक बन के बहुत अच्छे काम कर रही है। तो कभी भी किसी भी परिवार में इस तरह का कुछ होता है, तो इस तरह की घटना दुर्घटना कुछ भी होती है, तो सबसे पहले हमें कानून की शरण में जाना चाहिए। और हमारी जो पुलिस है वो बहुत संवेदनशील है, वही आगे के रास्ते भी इन लोगों को दिखाती है। क्योंकि देखिए, भटकाव आप हो सकता है कि किसी गलत कंसर्न व्यक्ति से आप मिल लिए, उसने और कोई राह दिखाई, तो ये सारी चीजों को देखते हुए सबसे पहले हमको पुलिस की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका केस भी वैलिड होगा और जो पुलिस आपको सहायता आगे पहुंचाएगी या जिस भी तरह प्रशस्त करेगी आपको, तो वो लीगल होगा और जेन्युइन लोग होंगे। तो जो भी इस तरह के अगर परिवार होते हैं जो नहीं अवेयर हैं ज्यादा, पर पुलिस के लिए तो उनको एक राह पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके तो फिर बहुत आसान नहीं होता। हाँ, तो सबसे पहले कानूनी मदद लेनी चाहिए ऐसे केसेस में। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। डॉक्टर शिवानी, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर शोभा शर्मा, मानसी जैन और अंशु गुप्ता, हमसे बातचीत के लिए, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, दीजिए इजाजत, नमस्कार।